out the cost of living of the house which he is taken on rent. क्लियर है? क्या आपने जो मकान किराए पे लिया हुआ है इसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ है ये। तो सबसे पहले इसके बाद शर्तें क्या क्या हैं जल्दी से देख लो कि ये मिलेगा कब। तब मिलेगा कि जब आपके पास अपना मकान ना हो, ठीक, तभी तो आप किराए पे रह रहे होगे, ठीक, तभी तो एचआरए मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात कि आपका हो सकता है मकान कानपुर में, लेकिन अगर आप जॉब दिल्ली में करने लगे तो वहाँ मकान ना हो, किराए पर लिया हो आपने, इसका प्रूफ दे पाए, इसकी आप रसीद प्रोड्यूस कर पाए। और अब तो चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं कि मकान मालिक का पैन नंबर भी आपको देना है, कि जिससे ये भी पता चल जाएगा कि वेदर ही इज शोइंग दिस रेंटल इनकम इन हिज रिटर्न और नॉट। तो क्रॉस मैचिंग भी चल रही है। तो आपको समझ आता जा रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि आपके पास अपना मकान ना हो। अपना मकान हुआ तो काम खत्म। हाँ, अब एचआरए मिल रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि एचआरए एक इस तरीके का अलाउंस है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है। तो जब फुल्ली और टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जेम्प्ट एरिया में भी आता है और टैक्सेबल एरिया में भी आता है। तो व्हाट इज द डिमार्केशन, वो पॉइंट कहाँ पर है कि जहां पर हम ये जान पाए कि दिस मच इज टैक्सेबल एंड दिस मच इज नॉन टैक्सेबल और exempted. Clear? So some provisions are given in the Income Tax Act. By help of that, you can able to find out how much of portion is HRA is exempted and how much portion of HRA is taxable. तो ये जो provisions हैं, ये आपको ये बताएंगे कि what much of amount is exempted. तो जो exempted है ये आपको पता चल जाएगा, तो आपको फौरन ये पता चल जाएगा कि HRA मिला इतना था, इसमें से इतना exempted है, मतलब सैलरी में शामिल नहीं करना है, तो द रिमेनिंग पोर्शन इज द पार्ट ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। क्लियर? ये बातें अच्छे से दिमाग में रखिएगा। नाउ हाउ दिस HRA इज गोइंग टू बी exempted area of HRA is going to be calculated on the 3 basis। 3 पॉइंट्स पे आपको काम करना है, ध्यान से नोट करते जाइए, ठीक। 3 पॉइंट पे आपको काम करना है। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है आपका HRA एक्चुअली रिसीव्ड। Whatever the HRA received, you have to write down as figure in point 1। point 1 में narrative आपके लिए आएगा HRA actually received, उसके आगे आप amount लिख दीजिए। If the total a big question of salary आता है आपके लिए, तो you have to put on the HRA, वो आपको सैलरी के साथ जोड़ना है, क्योंकि सैलरी की परिभाषा में आपने पढ़ा था द बेसिक प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी लेस एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेस इंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे कुछ किया था ना आपने। तो जो ये आप टोटल निकालोगे अलाउंसेस का, तो उसमें एक अलाउंस ये भी है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा ये इसकी वैल्यू टोटल। फिर एक शॉर्ट नोट बनाइए अलग से इसके लिए, वर्क नोट स्टार बना के, या लिखिए WN1, उसका वर्क नोट अलग बनाइए, द कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA और द टैक्सेबल HRA। फिर इन 3 पॉइंट पे आपको काम करना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, तब आपको पता चलेगा कि HRA का क्या हिस्सा छोड़ देना है और क्या हिस्सा टैक्सेबल करना है। मैं आपको प्रेजेंटेशन बताते जा रहा हूँ कि साथ में फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इन द बिग क्वेश्चन, ठीक। केवल HRA को अगर डिस्कस करना है तो द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल HRA और द कैलकुलेशन ऑफ द एग्जेम्प्टेड HRA, इस हेडिंग के तहत आपका वर्क नोट बनेगा, या छोटा क्वेश्चन हो तो सॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट होगा आपका HRA एक्चुअली रिसीव्ड, ये एक फिगर आपकी बन गई। दूसरी फिगर आपकी बनेगी एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और ये HRA मिलता तभी है जब आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, जो भी किराया आपने पेड किया, क्लियर है, जो भी किराया आपने पे अप किया, उसकी वो वैल्यू में से आपको क्या करना है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, आपकी जो सैलरी है उसका 10% निकालना है और उस 10% को रेंट में से घटाना है, तो एक फिगर आपकी वर्कआउट हो जाएगी, ठीक है।
अगर रेंट आपने कम पे किया है 10% ऑफ सैलरी से, तो इधर निकल के आ जाएगा 0, नील। ठीक, क्योंकि आपके लिए वर्ड क्या है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो माइनस नहीं लेके आएंगे आप इधर पर कि रेंट हमारा कम है और 10% ऑफ सैलरी ज्यादा है तो माइनस की फिगर आ गई। माइनस नहीं लाएंगे आप कंपैरिजन फिगर्स में, नहीं लाएगा, क्योंकि आपके लिए बेस लाइन क्या है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अगर एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी नहीं है तो नील। ये हो गई दूसरी फिगर। तीसरी फिगर आपके लिए जो वर्कआउट होगी दैट इज द 40%, लिखते जाइए, 40% और 50% ऑफ द सैलरी एज द कंडीशन में बी। और ये कंडीशन क्या है, द रिजाइडिंग इन द सिटी, कि किस तरीके के शहर में आप रह रहे हैं। ठीक, तो अगर आप नोट करिए फटाफट, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 शहरों में अगर आप रहते हैं देन द 50% ऑफ द सैलरी, और बाकी सारे शहरों में अगर आप रहते हैं हिंदुस्तान के देन द 40% ऑफ द सैलरी। ये एक आपकी तीसरी फिगर निकल के आएगी। क्लियर? इन तीनों फिगर को आप कंपेयर करोगे आपस में, विच एवर इज द लेस, स्टार बना के लिखो, विच एवर इज द लेस इज एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। वो एचआरए भी हो सकता है, वो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी भी हो सकता है, और वो 50% और द 40% ऑफ द सैलरी भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल लोकेशन ऑफ दैट एसएससी, ये भी हो सकता है। हाँ, अगर इसमें कोई फिगर नील की निकल के आ गई, नील की फिगर कौन सी आ सकती है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो नील ही एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? अगर नील निकल के आ जाए तो नील ही एग्जेम्प्ट होगा, मतलब पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा ऐसे केसेस में। तो पहली तो बात ये बताइए कि इन 3 फिगर को वर्कआउट करने के हिसाब से और इन 3 फिगर को के बीच में कंपैरिजन करने के हिसाब से एचआरए में क्या एग्जेम्पशन देना है, इसको लेकर के आपके कंफ्यूजन कोई हो तो वो सेटल करिए, फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं जिससे ये पूरी तरीके से आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी इसमें कई सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। Is these 3 points on basis which the exempted HRA is going to be calculated are clear to all of you? Is there any query regarding it? Please response. क्लियर है सर। Okay, तो इन 3 के बेसिस पर आप इसको ढूंढोगे। इतनी बात हो गई हमारी आपकी। अब इसमें 2 बातें और हैं कि इसने जो ये बोल दिया कि सैलरी, अब ये सैलरी क्या है भाई, ये सैलरी में आपको कौन कौन से कंपोनेंट लेने हैं ये याद करना है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस सैलरी। इन सैलरी में आपको जो कंपोनेंट लेने हैं जल्दी से उनको लिख लीजिए कि वही कंपोनेंट इस सैलरी में आएंगे। हर जगह पर, कई जगह पर मीनिंग ऑफ द सैलरी आपके लिए अलग अलग होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक, एक सैलरी आप पूरी कैलकुलेट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, वो एक डिफरेंट चीज है, वो आपको रिटर्न में देनी है 139 में। ठीक, वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए एग्जेम्पशन सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी का मीनिंग है द बेसिक सैलरी, लिखिए, प्लस डीए, और इस डीए के आगे आपको आपको ब्रैकेट में लिखना है इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ऐसा लिखा हो सकता है, या लिखा हो सकता है विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर ऐसा डीए है तो वो भी जोड़ा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी। और तीसरी चीज जोड़ी जाएगी कमीशन, और इस कमीशन के आगे आपको ब्रैकेट में लिखना है इट इफ इट इज फिक्स्ड ऑन द टर्नओवर। केवल ऐसा ही कमीशन आपको लेना है। कई तरीके के कमीशन लोगों को जॉब में मिलते हैं, वो कमीशन नहीं लेने। कमीशन कौन सा लेना है कि इफ इट इज फिक्स्ड ऑन द टर्नओवर, कि जो लोग सेल्स में उनको बोला जाता है कि यार इतने लाख की सेल कर दोगे तो 1% का इंसेंटिव देंगे, तो दैट इज द कमीशन शुड बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, एचआरए के कैलकुलेशन में उसको लेना है। क्लियर? तो इतनी सारी बात हमारी आपकी हो रही है।
अब एक पॉइंट इसमें बेटा और छूट रहा है, छोटा सा। वो पॉइंट ये है कि ऑल दिस टू बी डन अगेंस्ट द रेलिवेंट पीरियड। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखो, दिस रेलिवेंट पीरियड। ठीक, लिखा आपने? तो ये रेलिवेंट पीरियड क्या हो गया बेटा, कि जिस महीने में आप रहे हैं किराए पर, उसी महीने की सैलरी ही ली जाएगी, नॉट ऑफ द होल ईयर। ठीक, जिस महीने में एचआरए मिला है, हो सकता ना कि किसी की जॉब 3 महीने कानपुर में रही हो, 3 महीने दिल्ली में रही हो, तो 6 महीने कहीं और रही हो, तो 3 महीने में कानपुर में मिलने वाला एचआरए प्लस 3 महीने की कानपुर की सैलरी अगेंस्ट द बेसिक प्लस डीए इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड अंडर टर्नओवर, ऐसी सैलरी निकाली जाएगी। फिर वही रूल अप्लाई होंगे आपके 10%, 40%, 10 और 50% वाले। ठीक है, फिर अगर वो दिल्ली में रहा है तो दिल्ली का वो रेलिवेंट पीरियड, पूरे साल की जो हमारी टोटल ऑफ द सैलरी बेसिक आ रही है वो यहाँ पे यूज नहीं होगी। अगर ऐसा केस आ जाता है आपके लिए, थ्योरी में और समझने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें कोई बंदा एक साल में 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह नौकरी की, नॉर्मल लाइफ में ऐसी सारी चीजें होती हैं, तो the total year of the basic is taxable for the purpose of the tax, but for the purpose of calculation of HRA ये relevant periods आपको देखने पड़ेंगे कि कौन किस शहर में किस समय रहा, उस समय उसको क्या HRA मिल रहा था उस पीरियड का, और उस समय उसकी सैलरी क्या थी, ऐसे ये एग्जेम्पशन ढूंढा जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। कोई डाउट बेटा आ रहा हो तो उसको पूछते चलना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई डाउट रहा तो वो फिर दिक्कत देगा आपको। ठीक, कोशिश है मेरी कि अच्छे से अच्छी चीज आपको एक्सप्लेन हो जाए। हाँ, अगर आप पूछोगे तो और अच्छा होगा। हमको तो अपने हिसाब से लग रहा है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन अगर आप पूछ लेते हो तो मुझे कुछ एरिया मिलेगा कि हाँ यार यहाँ पर कुछ और बात करनी है, तो और अच्छे से हो जाएगी। नाउ इट इज अप टू यू, आप जितना अच्छा कोऑपरेट करते हुए चलेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये है बेटा एचआरए, बात आपको अच्छे से समझ आ गई? एचआरए जो अमाउंट मिल रहा है उसमें से हम लोग ढूंढते क्या है कि किस अमाउंट को टैक्सेबल सैलरी में शामिल नहीं करना है। ठीक, ये ढूंढते हैं हम लोग। टैक्सेबल किसको करना है वो तो अपने आप मिल जाता है बाय द रिजल्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड, उसको हटा दो तो वो दूसरा चीज मिल जाएगी कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड। हम लोग ढूंढते क्या है, व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इस पर। और ये 3 पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एचआरए एक्चुअली रिसीव एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी प्लस दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है 40% और 50% ऑफ द सैलरी, और ये किस पर डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस इन द सिटी पर डिसाइड होगा। इन 3 पॉइंट में जो सबसे कम होगा वो एग्जेंट होगा। सैलरी क्या होगी, बेसिक प्लस डीए इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और फिक्स्ड कमीशन ऑन द टर्नओवर। ये 3 चीजों से सैलरी बनेगी। अब मुझे लगता है कि काफी सारी बात होगी, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो अब आप पूछ सकते हो इस पर जल्दी से। नो, ठीक है। तो आज कई दिन से ये काम छूट रहा है, आज इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा ईशिता जी, कि अब आपकी जब क्लास खत्म यस होगी 1:20 पर, तो आफ्टर वन यस सर। थर्टी आफ्टर 1:30 मेरे उसमें मोबाइल में प्रिवेसी लगी, मैं हटा दूंगा। ठीक, 2 बजे तक, तो इस दौरान आप मुझे यस ऐड कर सर। लीजिएगा अपने उस ग्रुप में। ठीक है, सर मैं बार नंबर बार कौन भूल सा होगा सर? नंबर, यस 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 नंबर, एक मिनट बेटा देखना पड़ेगा मुझे नंबर को, बता रहा हूँ अभी, जस्ट होल्ड। लिखो बेटा, सिक्स थ्री यस सर नाइन जीरो बताइए। 6390 यस सर। 66 यस सर। 5080 50 80। 80। फिर बता दूँ,
6390665080। इस व्हाट्सएप Yes, sir. नंबर Done. को आप ऐड करिएगा आफ्टर 1:30। ठीक, तो जब आप ऐड कर लोगे तो फिर आज शाम को मैं इस पर कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, तो उनको जब आप करोगे Okay, तो sir. फिर कल कल बेहतर डिस्कशन हो पाएगा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको बोल के कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर वो बात आती नहीं है। ठीक, तो अब जल्दी से एक हमारा कवर हो गया है। एचआरए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप इस पे फ्रीली अभी पूछ लीजिए, इट इज़ योर टाइम। इसके बाद अब अगला जो अलाउंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या है भाई, एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ में क्या चीज़ है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस इज गोइंग टू बी, इसमें कैसे लिमिट ढूंढेंगे आप। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की लिमिट के लिए आप फटाफट से लिख लीजिए, उसमें भी 3 पॉइंट बनेंगे। ऐसे ही एग्जाम्शन ढूंढने के लिए पहला पॉइंट यही होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। दूसरा पॉइंट होगा आपके लिए, दूसरा पॉइंट होगा आपके लिए 5,000 रुपीज की लिमिट। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा 20% ऑफ द सैलरी, 1/5 ऑफ द सैलरी। अब कमाल की बात यह है कि 1/5 ऑफ द सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपके लिए सैलरी का मीनिंग है, लिखिए, ओनली बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है वही आपको लेनी है, यहाँ पर ना डीए आएगा ना कुछ और आएगा। तो जहाँ जहाँ पर जैसी जैसी सैलरी की मीनिंग हो जाएगी वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अलग से इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ द एंटरटेनमेंट अलाउंस, you have to determine the 3 points. One is the entertainment allowance, second is the rupees 5,000, and third is the 1/5 of the salary or 20% of the salary, and here salary is meant as only basic. इन तीनों से फिगर आप वर्कआउट करोगे एंड विच एवर इज द लोअर इज एग्जेम्प्टेड। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. अगला काम ये है कि ये मिलता किसको है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। एचआरए के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। जो लोग अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिलता होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगला आपके लिए जो अलाउंसेस आ रहे हैं, दोज आर द स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग द सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। ये कुछ उस तरीके के अलाउंसेस हैं जो खास तरीके के एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। इनका सेक्शन है 1014, सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 10। ये कौन से अलाउंसेस हैं? इनकी एक हेडिंग तो आपको बनेगी द स्पेशल अलाउंसेस which are incurred in the performance of duties to his office। ऑफिस में काम करने के लिए जो उसको कुछ खर्चे लग जाते हैं उनकी बात कर रहा है ये। ठीक, तो सब सेक्शन 14 और सेक्शन 10 प्रोविजन 1 के अंतर्गत ये सारे अलाउंस आ रहे हैं। देखते चलिए फटाफट। सबसे पहला है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक, आपको कहीं जॉब के काम से कहीं कुछ उससे जाना पड़ता है, काम पर कुछ करना पड़ता है, तो ये सारे बेटा अलाउंसेस किस नेचर के हैं, एक हेडिंग में आप इनको कवर अप कर सकते हो, विच आर कनेक्टेड विद द एक्चुअल एक्सपेंडिचर और द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये एक लाइन आप अंडरलाइन करके इनके अगेंस्ट में लिख लीजिए। जितने भी आगे 2 4 5 आने वाले हैं वो सब इसी में कैटर हो जाएंगे।
मतलब जो भी अलाउंस के नाम पे आपको एक्चुअली मिला हो, उसमें जो जो वास्तविक पैसा आपने खर्च किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो आपने खर्च नहीं किया वो आपकी सैलरी मान के उसमें जोड़ दिया जाएगा। इतने सिंपल है ये, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। जैसे ट्रेवलिंग के लिए आपको 2,000 रुपए ले दिए दिए जाएं, आप उसमें से 1,500 रुपए खर्च करो तो 1,500 एग्जेम्प्ट, 500 टैक्सेबल, आपकी सैलरी में जुड़ जाएंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस आप इनर कॉलम में जब आप उसका प्रेजेंटेशन दोगे तो इनर कॉलम में लिखोगे ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव्ड, आप लिखोगे 2,000, उसके बाद लिखोगे एग्जेम्प्टेड 1,500 अंडर सेक्शन 14 1 10 14 1, हो गया आपका काम। और जो बच रहा है 500 रुपए वो आउटर कॉलम में टैक्सेबल सैलरी में जुड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। फिर डेली अलाउंस, आपको डेली अलाउंस कुछ मिलता है तो वो डेली अलाउंस में कितना खर्च हो रहा है आपका ये देखना है आपको, ठीक, ऑफिशियल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। तीसरा कन्वेंस अलाउंस है कि आप आ रहे हो जा रहे हो ऑफिस की तरफ से, इसका कुछ खर्चा मिल रहा है। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब एक तरीके से सिटी के बाहर, कन्वेंस अलाउंस मतलब एक लोकेलिटी में एक एरिया में कुछ सिटी के अंदर कुछ कन्वेंस आपको दिया जा रहा है, आप किसी काम से जा रहे हो तो यार आपको बोला कि आपको रोज ही यहाँ डाक बांटनी है वहाँ डाक बांटनी है, इनसे मिलने जाना है उनसे मीटिंग करनी है, एक काम करो आप ये 800 रुपये रख लो हफ्ते के। अब वो 800 आपके पूरे खर्च हो गए, आपको बिल दिखाना है, कोई पैसा सैलरी में नहीं जुड़ेगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। 700 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये सैलरी में जुड़ जाएंगे। सिंपल है एकदम। हेल्पर अलाउंस, ठीक है, हेल्पर अलाउंस में भी वही बात आ जा रही है कि क्या खर्च कर रहे हो। ठीक, आपको हेल्पर अलाउंस दिया जा रहा है कोई 500 रुपये पर मंथ, उसमें आप खर्चा कर रहे हो 400 रुपये पर मंथ, तो 100 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। एकेडमिक अलाउंस, कुछ लोगों को कुछ ऐसे जॉब में हैं कि जिनको कुछ अलग से पढ़ाई करनी है, कुछ और कुछ किताबें इकट्ठा करनी है, कुछ जर्नल लेने हैं, कुछ और वर्क करना है, इनको वो ऑफिस प्रोवाइड करता है और वो सारे काम उनकी इफिशिएंसी को, उनकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है कि जो कि ऑफिस के काम आएंगी। तो ऐसा अगर कोई अलाउंस मिल रहा है तो उस अलाउंस में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो घटा के बाकी टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म, जिन लोगों की ड्यूटी के साथ यूनिफॉर्म जुड़ी हुई है तो यूनिफॉर्म भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, बाकी लोगों को नहीं करना पड़ता। तो इसको भी मीट आउट करने के लिए कि अब यूनिफॉर्म है तो उसको धुलाना पड़ेगा, रखाना पड़ेगा, कई सारे खर्चे उसके साथ जुड़ेंगे, कभी नई लेनी पड़ेगी हर 2-3 महीने में, तो इनको मीट आउट करने के लिए आपको को भी अलाउंस दिया जाता है। तो वट एवर यू हैव एक्चुअली एक्सपेंड उसमें से हटा दो, वो हटा दो और बाकी जो बच रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? कई लोगों का जॉब ऐसा होता है कि उन्हें यूनिफॉर्म पहननी होती है, अब गार्ड है कोई है, ठीक, तो उन्हें अगर यूनिफॉर्म पहननी है तो वो यूनिफॉर्म के लिए उनको जो अलाउंस अगर मिलता है तो उसमें से जितनी की यूनिफॉर्म परचेज हुई, साथ ही साथ अगर वो उसको ड्राई क्लीन करा रहे हैं, धुला रहे हैं, तो उसका कोई बिल इले सब मिला के लगा दो और उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितने अलाउंस हमने इसमें आपसे डिस्कस कर लिए? ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक एंड यूनिफॉर्म। ये एक्चुअल बेसिस पे ट्रीट हो रहे हैं। अब कुछ आ रहे हैं आपके लिए कि जो अब थोड़े थोड़े से ज़रा ज़्यादा सरदर्द हैं, हल्के से, एचआरएस ज़्यादा सरदर्द नहीं है पर इतने आसान भी नहीं है जितना एक्चुअल वाला था, और ये आ रहे हैं आपके लिए इसी इसी कैटेगरी में। ठीक है, इसके लिए बस सब सेक्शन 2 लग जाएगा, 10-14 के 2। ये कौन से हो जाएंगे? एनी अलाउंसेस विच आर ग्रांटेड टू द एसएससीज, जो कि उनके पर्सनल काम के लिए तो नहीं है लेकिन प्लेस पर और ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलग से देने पड़ते हैं। ठीक, अब उनको फटाफट से आपको लिख लेना है। जैसे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस अगेंस्ट द नेचर, ठीक, कुछ खास तरीके का कंपनसेटरी अलाउंस है जो कि नेचर के अगेंस्ट में जिनकी ड्यूटीज हैं उनको दिए जाते हैं। तो पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए, ये कौन कौन से हैं। ये हिल अलाउंस है, हिल एक दफ़े और आ चुका है तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइट से कनेक्शन है इसका, अभी इसको समझते हैं हम लोग। फिर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, एवलांच अलाउंस है, अनकॉन्जीनियल क्लाइमेट अलाउंस है,
एंड स्नो बाउंड अलाउंस है। तो जैसे इनके नाम आप देख पा रहे हो, हिल से बात कर रहा है, तूफान से बात कर रहा है, बर्फीले तूफान से बात कर रहा है, बर्फीले क्षेत्रों से बात कर रहा है, और बहुत अधिक ऊंचाइयों की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये अधिकतर किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो इन प्लेसेस पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं या क्या करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में। तो इसके आगे आप एक दो लाइन छोड़ दीजिए, पहले मैं अलाउंसेस लिखा देते, फिर इनकी क्या क्या कितना छूट मिलने वाली है, क्या होने वाला है, ये इसके लिए 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, ये आगे ले लेते हैं। पहले इस कैटेगरी में जितने अलाउंस आ रहे हैं इनको लिखा देते हैं। अगली है आपके लिए स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन नेचर, ये भी नेचर से कनेक्टेड है। अब ये कौन कौन से हैं फटाफट से देखेंगे आप। बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस एंड द डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। ये भी अपने नाम से आपको बता रहे हैं कि हमको आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा मतलब है। ठीक, बॉर्डर एरिया का अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी का अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया का अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया का अलाउंस, ये 4 हो गए। फिर इसके बाद कौन से आ रहे हैं आपके लिए? थर्ड कैटेगरी में स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है ये भी, पर ये किसके लिए आ रहे हैं? ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज, इनके लिए आ रहे हैं। और ये शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया कहाँ होने चाहिए? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, लिखते जाओ, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन एरिया के जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं कि ये एरिया हैं, इनमें जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है तो। ठीक, ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया के नाम से इन स्टेट्स में अगर उनको 500, 600, 400 जो भी अलाउंस मिल रहा है, उसमें से 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पहले 2 वाले के मैंने छोड़े हुए हैं, वो बाद में लिखा रहा हूं अभी आपको। अगला है आपका लिया एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई, हेडिंग लिखिए, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो लोग ऐसे काम कारोबार से जुड़े हैं कि जिसका परिवहन से लेना देना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आपकी यूपीएसआरटीसी में हो, ठीक है, ऐसी कोई कंपनी हो कि जो आपका सामान ढुलाई में लगी रहती है, टीसीआई और इन सब में काम कर रहे हों, ठीक है, एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम करते हैं, तो उनको रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं, इसको रनिंग अलाउंस। तो उन्हें जाना आना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा अगर कोई अलाउंस उनको मिलता है, रनिंग अलाउंस, तो 70% ऑफ सच अलाउंस, कंडीशन लिखिए इसकी, 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 per month, whichever is less is exempted. क्लियर हो रही है बात? मैं किस अलाउंस की बात कर रहा हूं? द पर्सन इंगेज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द एम्प्लॉय इंगेज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनको अगर इस बात का कोई अलाउंस मिलता है कि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, रनिंग अलाउंस मिलता है, तो सच अलाउंस का 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना मिला उसका 70%, एक फिगर कैलकुलेट बन गई। दूसरी कौन सी बन गई? 10,000 पर मंथ, जितने भी महीने उन्होंने काम किया उस हिसाब से, पूरे साल काम किया तो 1,20,000, और जो टोटल अलाउंस मिला उसका 70%, इनमें से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला अलाउंस है आपके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड, जैसे मैंने बोला वैसे लिखिएगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तो जो भी फीस बच्चों की जा रही है उसमें से 100 रुपए महीना
2 बच्चों तक, ठीक। 12 महीने अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 1200 रुपए हो गए, 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपए हो गए, बस इतने का एग्जेम्पशन है, बाकी टैक्सेबल है। क्लियर है? दूसरा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अब अगर आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं? हॉस्टल में। तो हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, 300 रुपए महीना प्रति बच्चा, 2 बच्चों तक, ये एग्जेम्प्टेड है। कितने महीने वो रहा, कितना अलाउंस मिला, उसमें से 300 रुपए प्रति बच्चे घट जाएंगे। ठीक है। अब एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 2 चाइल्ड का यहाँ पर टैक्स ने बोला है आपको, इसमें 2 चाइल्ड की आपसे बात कर रहा है। इफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहली दफे में एक बच्चा होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, दूसरी दफा में अगर मान लीजिए ट्विंस हो जाते हैं तो ये भी 2 बच्चे ही माने जाएंगे, तब 3 बच्चों का अलाउंस मिलेगा। क्लियर? इफ द सेकेंड बर्थ में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज मोर देन 1, 2 भी हो सकते हैं, किसी को 3 भी हो जाते हैं, तो फिर वो सारा के सारे 2 बच्चे ही माने जाएंगे। ये बात अगर आप थ्योरी में लिख सकते हैं देन इट इज वेरी एक्सक्लूसिव। क्लियर? तो ये एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गया चिल्ड्रन से रिलेटेड। अब देखिए फिर से कर रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसा है? जो सारे इंप्लॉइज के लिए। पहला वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसा था? द फॉर दोज पर्सन हु आर वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसा है कि ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है ये, ठीक। और ये किस लिए है कि आपको अपने घर से और ऑफिस तक आने जाने में जो खर्चा लगता है उसके लिए है, ठीक। और इसकी लिमिट कितनी है? 1600 पर मंथ, 1600 पर मंथ। और जो लोग, लिखिए इसको ध्यान से, जो लोग ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, डम हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, विद द डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं मतलब हड्डियों के कारण, तो हड्डियों के कारण जो लोग डिसेबल हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज से, बहुत ध्यान रखिएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहा है, यानी कमर के नीचे। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो लोग ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, या जो ब्लाइंड हैं, या जो डेफ हैं, या जो डम हैं, ठीक, इनको मिलेगा 3200 पर मंथ एग्जेम्पशन। अलाउंस कितना मिलेगा दैट इज डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर। वो चाहे कुछ भी ना दे, वो चाहे 5000 रुपये महीने दे, 5000 दे तो उसमें से 3200 रुपये ऐसे लोगों का हटा दीजिए और नॉर्मल पर्सन का 1600 हटा दीजिए। ये बात हो रही है। क्लियर? अब अगला पॉइंट आपके लिए, अंडरग्राउंड अलाउंस। कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें लोगों को अंडरग्राउंड में काम करना होता है, जैसे माइनिंग में। मेट्रो का वर्क चल रहा है तो आपको पता चला 15 दिन अंदर खुदाई करनी है, अंदर ही रहना है, बाहर नहीं है ना। तो जिनको अंडरग्राउंड में काम करना पड़ रहा है तो अनकंजीनियल क्लाइमेट लग रहा है वहां पर, तो ऐसे लोगों को अगर कोई अलाउंस मिलता है तो वो अप टू द ₹800 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर बेटा? यहां तक जो डिस्कशन हुआ, इज इट क्लियर टू यू? कुछ नोट डाउन किया आप लोगों ने इसको? प्लीज सर क्लियर हो गया। ओके। तो अब जो शुरुआत के हमारे 2 छूटे हुए हैं उनकी बात करेंगे। एक 2 छूट गए थे ना बहुत बड़े बड़े, कि वो क्या थे, आर्म्ड फोर्सेस वाले, तो उनमें हम लोग नहीं देख पाए थे कि कितना लगने वाला है। तो अब जल्दी से उसको ढूंढते हैं कि कहाँ पर है वो, और वो आपके साथ डिस्कस हो जाए। ओके। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग इसको एक बार और गो थ्रू हो, देखो कोई डाउट आ रहा है तो पूछते चलो। मुझे तो लगता है कुछ डाउट आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं देन इट इज टू गुड, बहुत होशियार हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अलाउंसेस विच आर
स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस ऑफ द हिली एरियाज, हाई एल्टीट्यूड, एवलांच, स्नो बाउंड, ये जो सारे अलाउंसेस हैं, अब इनके साथ आपको क्या देखना है बेटा, एक तो हिल, बेसिकली ये हिल से जुड़े हुए हैं, तो एक हिल अलाउंस आप देख चुके हो कि विच इज फुल्ली टैक्सेबल, और उसकी रेंज कहाँ तक थी, अप टू 1000 मीटर, याद आ रहा है, अप टू 1000 मीटर, यही तो थी ना। वो फुल्ली टैक्सेबल था कि जो लोग 1000 से नीचे थे, ठीक है, याद है ना आपको, फुल्ली टैक्सेबल में 1000 से नीचे वाले। अब अगली कैटेगरी आप बनाइए कि जो 1000 से ऊपर है, उनको कितना अलाउंसेस मिलने वाला है, और वो इस नेचर का मिल रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हाई हिली एरियाज, स्नो बाउंड, इन सब का, और उनकी जहाँ पर वो पोस्टिंग है वो प्लेस 1000 स्क्वायर मीटर से अबव सी लेवल है, तो उनको 300 रुपीज पर मंथ का अलाउंस मिलेगा। ये नॉर्मल बात है। अब इसके अलावा अगर वो लोकेशन वो स्पेसिफाइड है, कहाँ पर, मणिपुर में, अरुणाचल में, सिक्किम में, हिमाचल में, J&K में, या उत्तराखंड में, ठीक, स्पेसिफाइड मतलब इनकम टैक्स के उसमें वो जगह स्पेसिफाइड हो कि इस हाइट के ऊपर अगर उत्तराखंड में, इस हाइट के ऊपर अगर इस स्टेट में, तो वो स्पेसिफाइड है इन सारे स्टेट्स में, तो 800 रुपीज पर मंथ, थ्योरी की तरीके से आप लिख लीजिए, केवल पता तो होना चाहिए ना कि आपका किस सब्जेक्ट से पाला पड़ा है, तो 800 पर मंथ, क्लियर। अगर आप सियाचिन में हैं, इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम आप अधिकतर सुनते हो, द हाईएस्ट पीक ऑन विच एनी सिक्योरिटी फोर्सेस इज डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड इज सियाचिन, तो अगर ऐसी किसी जगह पर आपकी पोस्टिंग है, तो अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो 7000 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। हम खाली एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, मिलने वाला तो एम्प्लॉयर पे डिपेंड है, वो जितना चाहे दे, एग्रीड। तो अब आपने हिल में देखा कि कितनी सारी चीजें आ गई आपके लिए, बेसिकली कितनी कैटेगरी बन गई, एक 1000 से नीचे इस पर कोई भी एग्जेम्पशन अलाउ नहीं है, 1000 से ऊपर 300 रुपए पर मंथ नॉर्मल कंडीशंस में लगेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड एरिया में हैं ऑफ द गिवन स्टेट्स तो 800 रुपीज पर मंथ लगेगा, और अगर आप सियाचिन में हैं तो 7000 रुपए पर मंथ एग्जेम्पशन लगेगा। 4 कैटेगरी हिल में लग रही है। एनी डाउट? यस बेटा, एनी डाउट? बोर मत होइए, एनी डाउट? कहाँ खो गए यार सारे के सारे बच्चे हमारे? नो सर। ओके, चलिए हिम्मत बनाए रखिए, घबराइए मत। इसीलिए तो मैं शुरुआत से लगातार बोल रहा था कि आप लोग थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तो इसमें गहराई तो शुरू हुई है, ठीक ना। और क्वेश्चन की खैर जब आप करने जाओगे तो इजी लगेंगे, लेकिन पढ़ते समय तो पता तो बेटा सब होना चाहिए ना। तो अगर थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, देन यू आर बेटर एबल टू आंसर, जितनी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी उतना अच्छा आप लिख पाएंगे, ठीक। परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मैं आपके इस पे डाल के अच्छे से करवा दूंगा। चलो, अब जो एक सेकंड पार्ट आपका बच रहा था कि स्पेशल अलाउंसेस ऑफ द अगेंस्ट द नेचर ऑफ द बॉर्डर एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया, रिमोट लोकेलिटी एरिया, ठीक, ये वाले जो बच रहे थे, तो इसमें भी कुछ कैटेगरी है, केवल कैटेगरी आप लिख लीजिए कि कितने कितने तरीके के हैं। उन एक तो 1300 रुपये पर मंथ का एग्जेम्पशन है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया विच इज स्पेसिफाइड, उसमें 1300 लगेंगे, पूरा नोट करने में आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक। तो 1300 रुपये पर मंथ की एक कैटेगरी है। जो बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो अंडमान निकोबार के लिटिल लिटिल अंडमान में लगती है, नॉर्थ और मिडिल अंडमान में लगती है, थ्रू आउट द लक्षद्वीप लगती है, ठीक, मिनिकॉय आइलैंड में लगती है, सर्टेन पॉइंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द अरुणाचल, स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ द हिमाचल, चिंतपूर्णी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, इन सब जगह पर 1300 रुपये मिलते हैं, ठीक। थ्रू आउट द सिक्किम स्टेट भी मिलते हैं,
स्पेसिफाइड एरिया ऑफ JNK एंड स्पेसिफाइड एरिया ऑफ उत्तराखंड, इनमें ये 1300 रुपये मिलते हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि ये सारे एरिया आपके कहाँ हैं, बॉर्डर के आसपास हैं। ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और ये डिस्टर्ब्ड की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा अलाउंस लगता है आपका, जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, जो ये ऐसा अलाउंस मिलता है, तो दूसरी कैटेगरी है आपकी 1100, इसको आप ज़रूर लिखें। और ये कौन सा एरिया है? द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये मैंने एक दिन आपको डिस्कस किया था कि कहाँ तक आपके टेरिटोरियल वाटर हैं, फिर उसके बाद कहाँ तक आपके कस्टम वाटर्स हैं, फिर उसके बाद की जो एरिया बाउंड्री है 300 से 400 नॉटिकल मील तक की, वो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो अगर आपकी ड्यूटी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है और उसका कोई अलाउंस आपको मिलता है, मानी बात है पूरा समुद्र के दौरान बीच में होंगे आप, तो अगर ऐसी आपकी ड्यूटी है और इसका कोई अलाउंस मिलता है आपको, तो वो 1100 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। ठीक। चौथी कैटेगरी है आपके लिए 1050 रुपीज़। अब इसमें भी आप लिख लीजिए कि सम स्पेसिफाइड एरियाज, इसमें भी कुछ अरुणाचल के हैं, कुछ नागालैंड के हैं, कुछ अंडमान के हैं, कुछ मिजोरम के हैं, ठीक, कुछ त्रिपुरा के हैं, कुछ JNK के हैं। फिर 750 रुपीज़ पर मंथ। अब इसमें भी कुछ अलग अलग एरिया दिए हुए हैं। एक आइजॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजोरम, कुछ त्रिपुरा का एरिया है, थ्रू आउट मणिपुर, हिमाचल का कुछ एरिया है और कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का है। ये स्पेसिफाइड है, पूरा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कैटेगरी ज़रूर दिमाग में पड़ी होनी चाहिए कि यार इस वाले अलाउंस में इतनी सारी कैटेगरी हैं, स्पेसिफाई लिख के आप बच सकते हो। ठीक। अगली कैटेगरी है आपके लिए 300 रुपीज़ पर मंथ। ये केवल एक ही जगह है, ये आपको याद रह सकती है, जोग फॉल इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक, जोग फॉल इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जोग फॉल एक प्रोजेक्ट भी है जहाँ से बड़ा अच्छा आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये, और कोई बड़ी अच्छी सी नदी भी निकली हुई है। तो ये जोग फॉल हाईएस्ट फॉल भी है। तो ये जोग फॉल का जो एरिया है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में, वहाँ पर अगर आपकी ड्यूटी है तो 300 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन है। अगला 200 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन है कि अगर आप ऊपर की किसी कैटेगरी में नहीं आते जितनी डिफाइन की गई हैं, और आपकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश में है या असम और मेघालय में है, तो आपको 200 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर कोई अलाउंस ऐसा मिल रहा है तो। तो बेटा इतने सारे अलाउंसेस की बात आपसे हुई। ठीक। नाउ टेक योर ब्रेक, और जो भी बात हुई है उसको एक दफ़े आप रिवाइज कर लीजिए। कोई क्वेरी आ रही हो तो उसको आप फ्रीली पूछ लीजिए आराम से, 1-2 मिनट का समय लेके। फिर हम लोग डिस्कशन को किसी दूसरी तरफ कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेरी आपकी आ रही हो अभी तक के डिस्कशन में? हाँ, ये सब आपने देखा जाना ज़रूर है, पर आपका फोकस HRA पर होना चाहिए। ठीक, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, आपके क्वेश्चंस में भी आएगा, और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट अलाउंस में भी होना चाहिए। तो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्कशंस ऑफ द टुडे, एंड वॉट एवर यू हैव द नोट डाउन, उसको फटाफट देखिए, और इफ देयर इज़ एनी क्वेरी तो उसको आप रेज कर लीजिए प्लीज़ बेटा। नाउ इट इज़ योर टाइम। यस, एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो सर। नो, ओके। तो अब हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ चलते हैं।
थोड़ा सा तो डिस्कस हो ही जाए, बाकी तो फिर बाद में डिस्कस होता रहेगा. नाउ वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द परक्विजिट्स. के परक्विजिट्स क्या है? परक्विजिट्स मीन्स द एनी बेनिफिट और फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, जो दी जाती है अगेंस्ट हिज पोजीशन, कि वो ऐसे पद पर है कि वो दी जा रही है उसको. तो ऐसी अगर कोई परक्विजिट है तो उसको अब आप किसमें डिफाइन करोगे? इन द टर्म्स ऑफ मनी, और उसको जोड़ोगे सैलरी में. देखो बेटा, दोनों बातों में बहुत बेसिक फर्क है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें से हम वो पैसा ढूंढ रहे थे कि जो सैलरी का हिस्सा ना बने, जिसे हटा देना है. लेकिन पैसा आपको मिल रहा है, उसी में से वो एग्जेम्प्टेड एरिया ढूंढना है और उसको हटा देना है. ये काम हो रहा था पार्सली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में. जहां तक अलाउंस है वहां तक या तो पूरा जोड़ देना है, या तो पूरा हटा देना है, या तो वो एरिया ढूंढना है कि जो कोई नहीं जोड़ना है. कैलकुलेटिव पार्ट क्या था कि क्या नहीं जोड़ना है, ये ढूंढ रहे थे हम लोग. परक्विजिट के केस में पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, और जो हम ढूंढेंगे निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज गोइंग टू बी फुल्ली एडेड इन द सैलरी. ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि यार इसमें भी कुछ वो छोड़ने वाला ढूंढना है, क्योंकि इसमें मिलता तो कुछ नहीं है, मिलती तो सुविधा है. उस सुविधा को हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करते हैं और जोड़ देते हैं. दोज आर द परक्विजिट्स. ठीक. तो कई तरीके के आपके लिए परक्विजिट्स होते हैं. ठीक. और उन परक्विजिट्स को सैलरी में जोड़ा जाता है, और परक्विजिट्स आपके किस में आते हैं? अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में ये सारे परक्विजिट्स आते हैं. कई सारे परक्विजिट्स हैं. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप परक्विजिट्स को कल पढ़ के आएँ, तो हम लोग जल्दी से इसको कवर अप कर पाएँ, क्योंकि ये भी एक बड़ी रेंज है. इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ द रेंट फ्री हाउस. लोगों को जो कंपनियां या जो मालिक अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए फ्री मकान दे देते हैं, उस केस में उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी और वो वैल्यू उनकी सैलरी में कैसे जोड़ी जाएगी. ऐसे एक उछलती मकान, रहेंगी, पूरा एक कपड़ा नहीं उठा पाएंगी, ऐसे नानी याद आ जाएगी इनको तुरंत. ईशिता जी. यस ईशिता जी, आप सुन पा रही हैं हमको? यस ईशिता. ईशिता, आर यू एबल टू हियर मी? यस बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स. ईशिता, ईशिता, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो सर. बेटा, ये सारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, आप इसको नानी नानी याद दिला रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है. सर वो आवाज आ रही थी, चलिए सॉरी. हाँ, तो बेटा इसको आप बांध रखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग का हिस्सा है कि ऐसे कपड़े फैलाएंगे, उछालती रह जाएंगे. सो प्लीज सारे लोग बिल्कुल अटेंटिव रहो बेटा, कि ये रिकॉर्डिंग की क्लासेस पूरा हिस्सा है, इसमें कोई भी ऐसी चीज ना जाए कि जो दिक्कत का कारण है. ठीक बेटा, वेरी अटेंटिव. और प्लीज आप सारे लोग कृपया करके, ये गुजारिश है, क्योंकि मैं तो कैमरा ओपन रखता हूँ, अगर आपके कैमरे ओपन करा दिए जाएं तो मानी बात है कि आप पूरी तरीके से दिमाग में जरूर रखिए कि कुछ तरीके से ऐसे फील करिए कि ऑफलाइन क्लास हो रही है. तो इस तरीके की गलतियां कभी नहीं होंगी. ऐसी गलतियां जनरली होती तभी है कि जब हम लोग एक के साथ दो काम कर लेते हैं, क्योंकि घर पे हैं. ठीक. तो प्लीज सारे लोग, और नेचुरल है, हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है. तो अब हम लोग का आप लोगों को कल देख के आना है रेंट फ्री हाउस. इस में परक्विजिट्स में और सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, मेडिकल बेनिफिट्स. तो कल जितना देख के आओ तो हम लोगों का काम बेटा बहुत तेजी से आगे चले. ठीक. तो ये दो आप देख के आइए, और बाकी छोटे छोटे परक्विजिट्स इनको देख के आइए. कार को देख के मत आइएगा, कार को हम लोग एक सेपरेट उसमें रखेंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से टाइम चाहिए. तो कार वाला परक्विजिट मत देखिएगा, आप रेंट फ्री हाउस का परक्विजिट देखिए, मेडिकल का परक्विजिट देखिए. फिर उसके बाद अगर आप टाइम हम लोग के पास बचता है तो गार्डनर और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन, कई सारे परक्विजिट्स हैं. फ्री फूड, गिफ्ट, क्लब एक्सपेंसेस, हॉलीडे एक्सपेंसेस, जितने कवर हो पाए
उतने कवर अप कल की क्लास में हो जाएं, तो जो ये बर्डन है वो कम हो जाए। मेरा टारगेट ये है कि कल की क्लास या इसके बाद की 1-2 क्लास में आपकी सैलरी खत्म हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कोर्स तक आपकी अप्रोच तो बढ़े। फिर न्यूमेरिकल्स में कराता चलूंगा तो आप बड़े अच्छे से तैयार हो जाओगे। ओके, देन इट इज टाइम टू क्लोज आवर डिस्कशन। इज देयर एनी क्वेरी? और आप देवी जी मुझको 1:30 बजे के बाद आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ठीक? तो जो भी मुझको और क्वेश्चन डालने हैं वो मैं आपके उसमें डाल दूंगा। तो अब हमारी क्लास में केवल क्या बचेगा कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका डिस्कशन, एज वेल एज द न्यू डिस्कशन फॉर द दूसरे क्वेश्चंस के लिए नया डिस्कशन। इज इट ओके? एनीथिंग यू हैव टू से? एनीबडी प्लीज, किसी को कुछ कहना है? प्लीज, एनीबडी हैव टू से एनीथिंग? सर यस, बोलिए। सर पिछले लेक्चर की वीडियोस वगैरह सर प्रोवाइड करा दीजिए सर, आप कह रहे थे। जरूर प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक। लेकिन अभी थोड़े दिन क्लास को चलने दो, क्योंकि तुम लोग का जो पीछे का यार ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा डराने वाला है कि पीछे वो एक आ रहा है, किसी दिन कोई 2 आ रहे हैं, किसी दिन 1 आ रहा है, और सबको अभी आराम से लेक्चर मिल जाएंगे तो हो सकता है जो ये 7-8 है ये फिर गायब हो जाए, तो आगे क्लास होना ही दिक्कत हो जाए। तो अभी थोड़े दिन चलिए आप आराम से, और मैं बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना? थोड़ा मुझे लगने लग जाए कि आपकी रेगुलरिटी बन रही है, तब तो ये चीज़ें चल पाएंगी ना। और मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा, आप पूरे पीछे के लेक्चर्स देखिए, कोर्स के साथ उसको मिलाइए, जो क्वेरी हो वो जनरेट करिए, ठीक। इस वीक और रुक जाइए, इसके बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी क्लासेस को मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जो IBM में मेरी दूसरी क्लासेस चल रही है। आपके साथ दिक्कत यही आ रही है कि आप लोगों का बेसिकली अटेंडेंस का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, दैट इज़ वाई, कि अगर अभी दे दिया गया फिर आप 1 या 2 पे पहुंच जाओगे, ठीक ना? तो वो ज़रा मैनेजमेंट को भी ख़राब लगता है बेटा, ठीक। क्योंकि हर चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो फाइनली मैनेजमेंट और टीचर्स पे आ जाती है। मैं तो केवल आपको समझा ही के बोल रहा हूँ, और तो मैंने कभी कुछ किया नहीं, ना कहा है। तो यही बेटा एक इशू है जिसकी वजह से अभी तक मैंने अपनी लेक्चर्स को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। मेरा कोर मोटिव टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स ही रहता है ऑल द टाइम, ठीक। अमन जी, कोई और बात किसी को कुछ कहनी है? एनीबडी एल्स हैव टू से एनीथिंग? यस बेटा, एनीबडी एल्स हैव टू से एनीथिंग? Yes, Amanji, are you satisfied with my answer? यस सर। Okay. Then thank you, all of you. Thank you very much. Have a nice day. थैंक यू सर। Thank you. चलिए Thank you, कल sir. मिलते हैं। Thank you बेटा. Thank you all of you.